नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी फिलॉसफी बुक, होम्योपैथिक फिलॉसफी बुक। चाहे वो एच ए रॉबर्ट की बात हो, चाहे वो स्टुअर्ट क्लोज की बात हो, चाहे वो केंट की बात हो, ये तीन फिलॉसफी मुख्यतः पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फिलॉसफी की जो बुक है डलहम, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो न्यू सिलेबस में शायद एडअप भी हो जाएंगे और आपको पढ़ाए जाएंगे। बट मेरे टाइम में जब मैं भी एमडी कर रहा था या मैं यूजी में था तो ये तीन फिलॉसफी जो थी मुख्यतः ये पढ़ाई जाती थी। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फ़िलॉसफी को पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो फ़िलॉसफी आपको किसी भी साइंस के बारे में, चाहे फ़िलॉसफी किसी की भी हो, वो उसके बैकग्राउंड, उस साइंस के डेप्थ के बारे में आपको बताती है, उसकी गहराइयों के बारे में आपको अवगत कराती है। इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो होम्योपैथिक फ़िलॉसफी जो कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जब आप इस सब्जेक्ट की बात करें तो इससे एडअप है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को कैसे पढ़े, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ मैंने काफ़ी ईजी और एक्सप्लेनेशन किया है। जब बात आती है कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फ़िलॉसफी को आखिर क्यों पढ़ा जाए, कॉमन क्वेश्चन होता है। आप क्लास में भी जाओगे तो वहाँ एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्यों इसकी पढ़ाई करें, क्या ज़रूरत है इसकी। तो ये कॉमन सी बात है कि जो भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जो भी मॉडस ऑपरेंडी है, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे ये ट्रीटमेंट टिका हुआ है, ये सारी बातें, ये सारे प्रोसेस, ये सभी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक से आपको देखने को मिलेंगी। और उसके साथ साथ आप फिलॉसफी का अध्ययन करेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ से भी प्राप्त होंगी। तो एक बोला जाता है ना कि जहाँ से उत्पत्ति हो, एक ओरिजिन पॉइंट हो, उस ओरिजिन को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ओरिजिन हमारा है डॉक्टर हैनीमैन से, और डॉक्टर हैनीमैन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया या होम्योपैथिक सिमिलर प्रिंसिपल को, सिमिलर सिद्धांत को लोगों के सामने लाया, तो सबको राइट डाउन किया ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक में। तो हमें उनकी अवहेलना न करते हुए इस बुक पे हमें फोकस करना चाहिए। कैसे कहा जाता है ना कि जो पिता होता है, पिता जो भी बात हमें बताता है, जो भी हमें समझाता है, वो हमारे हित के लिए होता है, हमारे भविष्य के हित के लिए होता है। कुछ वैसा ही ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो लिखा हुआ है डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा, तो होम्योपैथी के फादर हो गए डॉक्टर हैनीमैन, तो अपने पिता की बातों को हमें समझना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। तो इस बुक को आप ज़रूर रीड करें, ज़रूर पढ़ें। और बेसिकली आज का जो वीडियो है फिलॉसफी के ऊपर, तो हम डिफरेंट पॉइंट के माध्यम से इस बुक को कैसे स्टडी करें, और एक मैं चैप्टर को कवर करूंगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस चैप्टर के माध्यम से कैसे हम डिफरेंट पॉइंट में इसको समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में सिंपल तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स, शर्माने की बात नहीं और झिझक की बात भी नहीं कि ये खासकर स्टुअर्ट क्लोज की जो फिलॉसफी की बुक है, इसकी जो इंग्लिश है थोड़ी वास्ट है। आप एच ए रॉबर्ट को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, आप केंट को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, बट जब बात आती है स्टुअर्ट क्लोज की तो यहाँ पे थोड़ा आपको अधिक यहाँ पे प्रयास करना पड़ता है। एक सिंपल एक वीडियो भी प्रिपेयर करने के लिए, एक चैप्टर को समझने के लिए, और ख़ासकर फिलॉसफी के जो भी चैप्टर्स है उसको समझने के लिए इसकी स्टडी आपको बार बार करनी पड़ेगी। जितना रिपीटेशन होगा तब जाके उसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है, कंक्लूजन ड्रॉ होता है। तो जैसे मैंने ऑर्गन में कहा था कि आप इसको रीड करें, पॉइंट बाय पॉइंट इसको रीड करें, जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको राइट डाउन करें, उसकी इंग्लिश टू इंग्लिश, उसके साथ उसका हिंदी मीनिंग क्या है उसको समझें। तो ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी बुक को समझने का। तो पहला जैसे हमारा ये चैप्टर है द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो चैप्टर के हेडिंग से ही समझ में आता है कहीं ना कहीं इसमें साइकोलॉजी यानी कि मन स्थिति की बात हो रही है, एक थॉट प्रोसेस की बात हो रही है, एक सोच की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहला ही हेडिंग है यहाँ पे। डिफरेंट हेडिंग में अगर हम इसको बांट लेते हैं तो लिखना और समझना काफ़ी आसान हो जाता है। और बहुत सारे चैप्टर में आपको हेडिंग नहीं मिले तो आप वहाँ पे हेडिंग को क्रिएट कैसे करना है वो आगे के पार्ट में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला ही पॉइंट है ग्रेट पर्सनालिटी।
अब ग्रेट पर्सनैलिटी एक पॉइंट हमने उठा लिया, तो ज़रूरत नहीं कि इसके ही पॉइंट को हम राइट डाउन करें एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि आपने जो समझा अब वो आप अपने तरीके से वहाँ पे राइट डाउन करें। तो ग्रेट पर्सनालिटी, अभी ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला ये गोल प्लस माइंडसेट, यानी कि हमारा जो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस तरीके का माइंडसेट हमें तैयार करना पड़ता है। तो आपने एक हेडिंग दिया ग्रेट पर्सनालिटी, उसके नीचे आपने ये पॉइंट ऐड किया गोल प्लस माइंडसेट, देन इट बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी। यानी कि वैसे लोग ही ऊंचे शिखर पे पहुंचते हैं जिनका लक्ष्य और जिनका माइंडसेट फिक्स होता है। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो साइंस में कुछ नया करने की बात हो, चाहे आर्ट में कुछ नया करने की बात हो, वैसे ही लोग उसको अचीव करते हैं जिनका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर आप आगे जब इसको आगे डिफरेंट पॉइंट को देखेंगे तो वहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है, चाहे वो मोसेस है, लूथर है जो फिलोसफर हैं, प्लेटो है, बेकन है, तो ये काफ़ी कॉमन नेम है। तो इनके नाम को आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं और इनकी अगर उपलब्धियाँ, इन्होंने क्या अचीव किया है वो अगर आपको पता है तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट बोला जा रहा है कि जब भी कुछ नया, जब भी कोई न्यू थिंग्स सामने आता है, जब भी कोई न्यू इन्वेंशन सामने आता है, तो उसके पीछे लोग जो भी निंदक होते हैं, विरोधी होते हैं और भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका उदय शुरू होता है। यहाँ पे इसको रिलेट किया जा रहा है डॉक्टर हैनीमैन के साथ। जब डॉक्टर हैनीमैन ने सिमिलर सिस्टम, सिमिलर सिद्धांत को लोगों के सामने रखा, काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे जो पर्सन आए, इसको क्रिटिसाइज़ किया और इसको खंडित करने की बातें की, इस सिस्टम को हटाने की बातें की और बोला कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक वर्ड है ओपोनेंट, डिट्रैक्टर एंड करप्टर, यानी कि जब भी कोई नई चीज़ें सामने आती हैं तो इस तरीके के लोगों का उदय यहाँ पे होता है। और ये सब लोग, इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग जो भी नया मूवमेंट है उसको रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है, इससे चेलों को सावधान होना चाहिए, यानी कि जो भी फॉलोअर हैं, जो उस प्रिंसिपल को, जो भी रिलीजन है, जहाँ कोई नया मूवमेंट है, उससे रिलेटेड जो लोग हैं, जो उस प्रिंसिपल को समझ रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, वैसे लोगों को इस तरीके के डिस्ट्रैक्टर लोगों से, इस तरीके के जो निंदक लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो हमने देखा कि एक ग्रेट पर्सनालिटी की बात हुई, तो एक ग्रेट पर्सनालिटी कैसा होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। उसके साथ कुछ नाम हमने एडअप किए कि जो भी फिलोसफर, जो भी साइंटिस्ट आए, कौन कौन आए, उन्होंने क्या काम किया। उसके बाद डॉक्टर हैनीमैन ने अगर सिमिलर सिद्धांत लिया तो उसके पीछे कैसे लोग उससे पढ़े, तो यहाँ पे कैसे निंदक लोग का, भ्रष्टाचारी लोग का, उसके साथ साथ जो भी विरोधी हैं, कैसे उनका उदय होता है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे होम्योपैथी और सिस्टम। अब एक सिस्टम को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट फंडामेंटल्स चाहिए। तो होम्योपैथी के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जो भी फंडामेंटल्स हैं, उसके 7 फंडामेंटल्स, उसके आधार पे इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट टिका हुआ है, जिसको फॉर्मुलेट किया डॉक्टर हैनीमैन ने। और इन सारी फंडामेंटल्स, इन सारे प्रिंसिपल का जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने किया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। तो होम्योपैथी या सिस्टम हमारा सेकंड हेडिंग होता है। तो इसके नीचे आप डिफरेंट प्रिंसिपल का जिक्र कर सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी डॉक्ट्रिन है, और जिसका जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बुक में किया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सब हेडिंग आ जाता है इफ़िशियंसी। एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया इफ़िशियंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता एक हमारे सिस्टम की, होम्योपैथी की, दूसरी हमारी इंडिविजुअल। आप यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इफ़िशियंसी, क्षमता, एक हो गया इंडिविजुअल और एक हो गया होम्योपैथी। होम्योपैथी की क्षमता क्या है कि इसकी जो डॉक्ट्रिन है, इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है, इसके आधार पर अगर वर्क किया जाए तो ये पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक करती है, ट्रीट करती है और क्योर तक पहुंचाने का काम करती है। अगर बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल को अपनी उसकी जो क्षमता है उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए उसे ऑनेस्ट, ईमानदार होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा, फिडेलिटी, सत्य के प्रति चलने की उसकी निष्ठा होनी चाहिए, उसके साथ राइट पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट रखने वाला भी होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट व्यू। जो भी सब्जेक्ट हमें यूजी लेवल में पढ़ाए जाते हैं या एमडी में पढ़ाए जाते हैं, उन सब का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए।
तो हमने एक सिंपल सा एफिशिएंसी एक वर्ड उठाया जहाँ पे क्षमता की बात की और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होम्योपैथी दूसरा इंडिविजुअल, और इसके नीचे कुछ कुछ पॉइंट हमने ऐडअप कर दिए। तो ये दिखेगा भी काफ़ी अच्छा और इससे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और इससे आपको पेज को भी फिलअप करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि ये सारी क्वालिटी अगर आप में है तो आप एक अच्छे होम्योपैथिशियन आप बन सकते हैं और समाज में जाकर आप इस सिस्टम के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अब होम्योपैथी का सिस्टम एक काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है। इसमें आप एक प्रेजुडाइज्ड माइंड का भी यहाँ पे जिक्र है कि प्रेजुडाइज्ड माइंड, जहाँ पे एस्टुअर्ट क्लोज ने कुछ वर्ड यूज़ किया कि कुछ लोग इसको म्यूटिलेटेड एंड इमैस्कुलेटेड यानी कि वैसाखी या इसको लंगड़ा बनाने का काम करते हैं। वैसे लोग जो पहले से ही भाप के रखे हैं कि ऐसा कुछ होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा पेशेंट आएगा तो हम ये देंगे। तो इस प्रेजुडाइज्ड माइंड से बचने के लिए और एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए क्या क्या हमें चीज़ें आवश्यक हैं, क्या हमें गुण होना चाहिए, किस चीज़ों की स्टडी होनी चाहिए, जिसमें पहला है लाइफ फोर्स के बारे में, यानी कि यहाँ पे वाइटलिटी की बात हो रही है। दूसरा सिंगल रेमेडी पे पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे हम पहुंच सकते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। पोटेंटाइजेशन का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि पोटेंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ट्रीटमेंट में। मिनिमम डोज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सारे जब पॉइंट कंबाइन होते हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये आपको प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट भी यहाँ पे ऐडअप है कि इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया गया। इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझा ही नहीं गया। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन वाले इस प्रिंसिपल को डिनाई किए। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा कोई जनरल प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता जिसके आधार पे संपूर्ण मानव जाति का इलाज किया जा सके। बट यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं मर्चेंट डी कैल्वी, जिन्होंने काफ़ी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया और एक एग्जांपल के साथ दिया कि उन्होंने बोला हम एक टावर ऑफ बैबल का निर्माण करते हैं जहां हम ईंट की व्यवस्था करते हैं, कंकड़ की भी व्यवस्था करते हैं और यहां तक कि बालू की भी व्यवस्था करते हैं। बट उन सब को जोड़ने वाला जो सीमेंट है, सीमेंट के बारे में हम नहीं सोचते हैं। यानी कि एक फाउंडेशन जिसके माध्यम से तैयार होगा, जिसके कारण तैयार होगा, हम उसकी बातें नहीं करते हैं। इसलिए वो फाउंडेशन क्या है, प्रिंसिपल। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि उस प्रिंसिपल के आधार पे हम उस सिस्टम को अच्छे से हम उसको रेगुलेट कर सकें। तो यहाँ कैल्विन ने एक वर्ड भी यूज़ किया था, मोस्ट जनरल डॉक्ट्रिन दैट एग्जिस्ट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ होम्योपैथी। यानी कि होम्योपैथी एक डॉक्ट्रिन, एक प्रिंसिपल जो एक जनरल प्रिंसिपल है और जिसके आधार पे हम एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और पेशेंट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ऐसा कैल्विन ने बोला, जो कि एक मॉडर्न सोच वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे सीमेंट का काम कर रहा है हमारा प्रिंसिपल, जिसके आधार पे ये सारी जो बुनियादें, ये सारी नींव रखी जाएंगी। तो पहले हमें प्रिंसिपल को समझाने की और पढ़ाने की ज़रूरत है। और लास्ट हमारा हेडिंग आता है प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल एक सिद्धांत, प्रिंसिपल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, अ मोरल रूल और बिलीफ दैट हेल्प यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्या गलत है क्या सही है, इसके निर्धारण में ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है। डैट इन्फ्लुएंस योर एक्शन, और वही आपकी एक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल मीनिंग है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अब इसको आप प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत, हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट जिस पे टिका हुआ है उसकी बातें, और ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमें इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन के जो लोग हैं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन में टीचर होता है, एक मैन होता है, व्यक्ति होता है, और वही व्यक्ति प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो होम्योपैथी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक इंडियन होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन HMAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन एंड होम्योपैथी इंडिया फाउंडेशन। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लोगों का समूह है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि होम्योपैथी के बारे में लोगों को बताना। आप देखते होंगे कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट कराए जाते हैं और उस सेमिनार में
लोगों को एजुकेट कराया जाता है, लोगों को अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, ताकि जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, वो इससे मोटिवेट हो सकें। तो स्टुअर्ट क्लोज यहाँ पे एक पॉइंट रख रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं करे, अगर वो करप्ट हो जाए, तो वो प्रिंसिपल को पीछे ढकेल के और आगे अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है मैन के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति में वैसा अगर गुण हो, अगर वो प्रिंसिपल ओरिएंटेड उसका माइंडसेट हो, तो कितना भी डेविएशन आए, कितनी भी नकारात्मक चीज़ें आए, बट वो अपने सिद्धांत से कभी भटकेगा नहीं और वही चीज़ें वो आगे भी प्रस्तुत करता रहेगा। तो सिंपल आप इसको बुक के पॉइंट लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप उसको रीड करें, उसको अपने हिसाब से प्रिंसिपल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन दोनों को अलग अलग डिफ़ाइन करें। और प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजेशन की होम्योपैथी के डेवलपमेंट में क्या भूमिका है और क्यों आवश्यक है ऑर्गेनाइजेशन का सही होना, उसके जो भी उनमें व्यक्ति हैं उनका माइंडसेट का सही होना, इसको पॉइंट को आप अपने हिसाब से भी यहाँ डिक्टेट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कंक्लूज़न। तो हमने डिफरेंट 2-3 हेडिंग में हमने इस चैप्टर को कंक्लूड किया। तो मैं जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आप जो भी जिस भी चैप्टर को उठाते हैं तो उसको एक बार रीड करें और उस पर आप एक हेडिंग ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो इतना लिटरेचर आप इसको लिख भी नहीं पाएंगे और इतना आपके पास टाइम रहता भी नहीं एग्ज़ाम के टाइम में कि आप पूरा एकदम एक पॉइंट को बना सकें। तो हेडिंग उठाएं, 2-3 हेडिंग, आप इसको हर चैप्टर में कुछ आपको ऐसे हेडिंग मिल जाएंगे, तो हेडिंग को लें, उसके नीचे सब पॉइंट में आप डिफरेंट जो भी आपका जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया है उस चैप्टर से रिलेटेड उसको आप वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। एग्जैक्ट हूबहू इसको ही प्रिंट करना वहाँ पे, ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जो समझा आप उसको वहाँ पे राइट डाउन करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।